मंच पर आए। इस पर्व में मैं नितिन जी कश्यप का यहां पे परिचय देना चाहूंगा। नितिन कश्यप भी उत्तर भारत के जाने माने ज्योतिर्विज्ञ है। वे ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के भली भांति जानकार हैं। इन्होंने भारत के प्रतिष्ठित संस्थाओं से ज्योतिष वाचस्पति, ज्योतिष पंडित, ज्योतिष कलामणि, ज्योतिषविद जैसी कई मुख्य उपाधि हासिल की है। इंडिया टुडे, द एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन्स, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष मंथन, ऐसे कई सारे मैगजीन्स में सर के लेख नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे। रेडियो और टेलीविजन पर वर्षफल, मांगलिक दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, ऐसे कई विषयों पर श्रोताओं को नितिन जी ने मंत्रमुग्ध किया हुआ है। वैदिक ज्योतिष, ताजिक, वास्तुशास्त्र, प्रश्न कुंडली, जेमिनी, सामुद्रिक, केपी, ऐसे कई शाखाओं में सर ने अपनी एक ऊंचाई बनाई है और बहुत ही कुशल ज्योतिषी के रूप में सर यहाँ पे मंच पे उपस्थित है। जैसे कि सुबह जोशी मैडम ने हमें बताया कि उन्होंने जब नितिन जी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बड़े प्रेम से और एकदम स्फूर्तता जिसे बोलते हैं उससे ये निमंत्रण स्वीकार किया और दिल्ली से यहाँ पे अपने अधिवेशन में आए हैं। तो मैं सर से विनती करता हूं कि आपका जो विषय है उससे आप प्लीज आएंगे। जय श्री राम। आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सर्वप्रथम तो अगेन ज्योति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता था पुणे इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको देख के लगता है पुणे की पॉपुलेशन या तो अच्छी है या ज्योतिषियों की पॉपुलेशन यहाँ अच्छी है। क्योंकि मैं क्या कहूँ, भोपाल में, कलकत्ता में, और जगह भी कई जगह मौका मिला लेक्चर देने का और बेंगलोर में, लेकिन जो यहाँ पर मैंने माहौल देखा, दर्शक बड़े अच्छे देखे, जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो वो बहुत अच्छा लगा। और आज विषय चालू करने से पहले दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊं। मुझे समझाया गया था कि जैसे कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वैसे ही जैसा दर्शक वैसा वक्ता होना चाहिए। अगर मुझे ये लगता है या वक्ता को ये लगता है कि जो सामने छात्र बैठे हैं या दर्शक बैठे हैं उनका जो बौद्धिक स्तर है वो अभी सीखना आरंभ किया है, तो फिर आपको अपना लेवल नीचे करना पड़ता है। और अगर आपको लगता है सब विद्वजन है तो फिर वहाँ पर लेवल अलग रखना पड़ता है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े धुरंधर वक्तव्य देकर गए हैं। हेलो, ठीक है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े धुरंधर वक्तव्य देखे गए हैं। जैसे अपने वो वजह साहब थे, अपनी आरती मैम थी, और सुबह प्रदीप पंडित जी को सुन रहा था मैं, और भी वो सुनीता पागे जी। मैं तो सोचा यार यहाँ तो सभी मास्टर आदमी है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर तो मेरा तो कंटेंट इतना अच्छा है नहीं जितने अच्छे अच्छे यहाँ पर लोग हैं। खैर, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन सभी टॉपिक को कवर करूं। अपना सुनीता पागे जी ने जैसे वो चंद्रमा का बड़ा अच्छा वो दिया वक्तव्य, में साथ में बैठ के पूछे जा रहा था ये अभी क्या बोली, ये अभी क्या बोली, क्योंकि मुझे मराठी तो नहीं आती, लेकिन मुझे लग रहा था कंटेंट अच्छा है। वो एक जो बात गुरु चंद्रमा की बात हुई थी कि गुरु चंद्रमा के साथ बैठ के चंद्रमा को बल देता है या चंद्रमा गुरु को सपोर्ट करता है। माना ये जाता है, जैसा कि सुनीता जी ने भी कहा बहुत अच्छे ढंग से, कि ग्रहण करने योग्य, या जो कहते हैं ना गाय है चंद्रमा, जो ग्रह उसके साथ बैठ जाता है वो प्रफुल्लित हो जाता है। इसको हम समागम भी कहते हैं ज्योतिष की दृष्टि में। बाकी ग्रहों की युति को हम युति कहते हैं, सूर्य के साथ बैठने को अस्त कहते हैं, लेकिन चंद्रमा और शुक्र के साथ अगर कोई ग्रह हो तो हम उसे समागम की कैटेगरी में रखते हैं कि ये बहुत बढ़िया हो गया, इस ग्रह की ताकत बढ़ गई। चंद्रमा के बड़े ना बढ़े, लेकिन उस ग्रह की ताकत बढ़ गई, चाहे वो विष योग करके शनि का ही क्यों ना हो, तो शनि की ताकत बढ़ गई। एक तरह से उसके कारकत्व व्यक्ति विशेष में नजर आने लगेंगे।
फिर जितेंद्र वाजे भाई का भी मैं सुन रहा था, उन्होंने दशा पे इतना अच्छा बोला, उससे ज़्यादा मुझे अच्छा पता क्या लगा, मैं सोचा ये तो बहुत बढ़िया क्या स्कॉलर आदमी है और अच्छा है, मेरे पास आके बोले सर मैं आपके वीडियो देखता हूँ। मैंने यार ये अब ये बहुत अच्छी बात हो गई तो नहीं नहीं, ये आपका बड़प्पन है, वरना तो ज्योतिष में दो बातें सही हो जाए व्यक्ति उसके बाद ही कुछ का कुछ बन जाता है। आप तो इतना अच्छा फलित कर रहे थे। खैर तो अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। आरती जी का वर्ग कुंडली का भी था, वो भी बहुत अच्छा रहा। एक बार इसको देखेंगे सिस्टम। तो जब तक वो कनेक्ट कर रहे हैं मैं आपको अपने विषय के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। देखिए, दृष्टियाँ, ग्रहों की दृष्टियाँ हम सब जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है और फलादेश में बहुत प्रभाव देती है। चाहे आप केपी फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप लाल किताब फॉलो कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप कोई भी विधा देखते हैं तो उसमें दृष्टियों को ज़रूर लिया जाता है कि दृष्टि कौन कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है वगैरह। और जब दृष्टियों के बारे में बेटा रहने तो मैं कर लेता हूँ। जब दृष्टियों के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसी दृष्टियां हैं जिनको मैं, मेरे जैसा छोटा बंदा इग्नोर कर देता था आज से 4-5 साल पहले तक, कि ये मुझे पता ही नहीं था ये दृष्टियां होती भी हैं। और जबकि ये दृष्टियां उन्हीं ग्रंथों में लिखी है जिन ग्रंथों में बाकी सारी विधाएं लिखी है। तो उन दृष्टियों का क्या असर होता है और फलित में कैसे यूज करते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं ज्योति जी का देख रहा था कि कहते हैं जितना अच्छा शिष्य होते हैं उतने ही अच्छा गुरु होता है। शिष्यों से पता लगता है गुरु कितना अच्छा है। और यहाँ पर जो आपका प्रेम था उनके लिए और जो जिस तरह से आप दिखा रहे थे, तो वो देखकर लग रहा था कि ज्योति जी में कुछ खास है। क्योंकि मेरा इतना इंटरेक्शन उनसे नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ मुझे पता लग रहा था कि मैम में कुछ खास है। भाई इतने सारे लोग और इतना आदर। तो वैसे ही ये मेरे गुरुजन हैं जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला, और ये तो जगत गुरु हैं, तो ये इनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ पर चलते हैं, मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। ग्रहों का बल, जब किसी भी पत्रिका को देखते हैं तो हम ग्रहों के बल को देखते हैं, कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, उसको कौन देख रहा है वगैरह वगैरह। अब इसमें होता क्या है कि जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं तो एक आध बल इधर उधर हो जाता है, मतलब आप हर चीज़ एक्यूरेट देख पाओगे उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। इसके लिए जो सबसे परफेक्ट चीज़ बताई गई है वो बोला गया है षडबल देखो ग्रह का, उससे पता लग जाएगा ग्रह कितना बली है। और जब हम षडबल की बात करते हैं, आप में से जो छात्र रहे होंगे, षडबल एक इतना जटिल विषय हो जाता है मैथ्स का कि उसकी कैलकुलेशन कराते कराते ही साल पूरा हो जाता है, और उसका फलित में इस्तेमाल क्या होना है वो बता ही नहीं पाते हैं, या वो व्यक्ति से नहीं सिखा पाते हैं। तो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि षडबल हो सकता है सुनने में नया टॉपिक लगे, लेकिन आपके शुरू के 6 महीने से ही आप षडबल इस्तेमाल करना चालू कर देते हो। कैसे? षडबल में जो पहला बल है वो स्थान बल होता है, और उसमें कहते हैं ये देखो ग्रह उच्च का है या नीच का। हम में से मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा अगर ज्योतिष में 3 महीने भी लगाए होंगे कि अरे सूर्य किस राशि में उच्च का होता है, किस में नीच का होता है, ये सब हम देखते हैं। तो राशि बल या उच्च बल हमने हमेशा देखना होता है, तो है तो ये षडबल का पार्ट, पर हम देखते ज़रूर हैं। केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है या 6, 8, 12 में बैठा है, ये बल भी हम देखते हैं, ये भी इसी का पार्ट है। इसके बाद कहते हैं वर्गों में, जैसे आरती मैम बता रहे थे कि अलग अलग वर्ग कुंडलियाँ है, वर्गों में भी देखते हैं कि भाई नवांश में वर्गोत्तम तो नहीं है, पुष्कर नवांश में तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो यानी हम वहाँ पर भी ध्यान दे रहे हैं, सब वर्ग कुंडलियों में उसको चेक कर रहे हैं। फिर दिग्बल सुना है ना आप लोगों ने, दिग्बल देखते हैं। कोई बताएगा मुझे? मैं किताब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे बताइए कि गुरु किस भाव में दिग्बल ही होता है गुरु किस भाव में दिग्बली होता है, कुछ आइडिया? लग्न में बली होता है। अब इस पर भी फलित के टाइम पर इस्तेमाल करते हुए लोग बोलते हैं सर मेरा गुरु नीच का है लेकिन लग्न में है, तो दिग्बल मिल गया, राशि बल गया, अब मैं फलित क्या करूं? और मज़े की बात यह है कि हमारे पास बंदा तो आया फलित के लिए ही है। अब आप जितना मर्जी बोलो तुम्हारा ग्रह दिग्बली है, ये है वो है, वो कहेगा भाई मतलब क्या है ये तो बता दे, क्या कहना क्या चाहते हो। तो वो जो 3 इडियट में नहीं बोलते भाई बोल क्या रहा है, वो अब इसको सिंप्लीफाई कर दे। तो सिंपल भाषा में बोले, देखिए
लग्न आपकी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है, और अगर वहां पर गुरु बुध जैसे ज्ञानी ग्रह हैं तो उनको दिग्बल मिलता है। इसका उसकी लॉर्डशिप से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर मैं कहूं मेरा पंचमाधिपति लगन में दिग्बली है तो ये बात का कोई वैल्यू नहीं है। गुरु लगन में दिग्बली है तो बौद्धिक क्षमता के लिए अच्छा है। शुक्र चंद्रमा कहां दिग्बली होते? चतुर्थ भाव में। भावनात्मक प्रभाव, जैसा कि सुनीता जी भी बता रहे थे, संवेदना, संभावना, वो जो भी था। तो अब भावुक कितना रहेगा, जो चौथे भाव से देखते हैं वहां शुक्र चंद्रमा जैसा ग्रह होंगे तो वो आपको भावुक बनाएंगे, आपको भोग के प्रति, आपको इमोशन, आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहेगा। ऐसे करके दिग्बल का इस्तेमाल हमें उस व्यक्ति की समझ, उसके नेचर के लिए करना चाहिए, रादर देन वो लॉर्डशिप देखकर उसको बलि करके और उस भाव को बलि कर देना। वो तरीका सही नहीं है। आगे अस्त और वक्री, ये दो टॉपिक, अस्त और वक्री आपने सबने सुना होगा, ये भी हम षटबल में देखते हैं। मैं इस पर अभी चर्चा ज़्यादा नहीं करता, अपने टॉपिक पर आते। अब ये लाइन सबको पता है मेरे ख्याल से, जो भी नए पुराने हैं, कि भाई सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं, और जो 3 ग्रह है बाह्य ग्रह, उनको हमने 3 एक्स्ट्रा एस्पेक्ट दी है, जो आपके सामने है। पंचम नवम की बृहस्पति को, 4-8 की आपने मंगल को, और 3-10 की आपने शनि को दी है, राइट। अब हम क्या बात कर रहे हैं, दृष्टियों को एक टाइम के लिए साइड पर रखते हैं। और मुझे बताइए, अमला योग सुना है किसी ने? अभी यहां अमला सुना है? वेरी गुड। थोड़ा सा मुझे हेल्प करेंगे, क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, वहां से आवाज आ रही है कि शुभ ग्रह यदि दशम भाव में हो तो उसको अमला योग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जबकि दशम भाव में बैठा ग्रह मंगल के अलावा कोई भी लग्न को नहीं देखता है, राइट। लेकिन स्टिल भी से दशम भाव में शुभ ग्रह है, आपके अमला योग है। और अमला योग का फल क्या बताते हैं? जातक राज्य पूज, भोगेंद्र, दानी वगैरह वगैरह बड़ी तारीफें की गई है। यानी शुभ ग्रह वहां पर बैठने मात्र से हमने उसको ये सब पॉजिटिविटी दे दी है। एक बात, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? यदि लग्नेश छठे भाव में हो, सामान्य परिस्थिति में जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मुझे कहा गया था छठे, 8वें, 12वें बुरे भाव है, निकृष्ट भाव है, इसमें जो ग्रह का स्वामी जाता है वो ग्रह पीड़ित हो जाता है। मैंने ऐसे सुना था। लेकिन जब हमने, और मैं बड़ी छोटी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, अब आप जज करना। जब किताबों में हमने पढ़ा कि लग्नेश छठे जाने का क्या फल है, कितना बुरा होता है, कहाँ बुरा होता है, पता तो लगे। तो ये एक लाइन पढ़ने को मिली, लग्नेशे सहजे षष्ठे सिंह तुल्य पराक्रमी सर्व संपद युतो मानी द्विभार्यो मतिमान सुखी। जिसका अर्थ यह है कि लगन का स्वामी तीसरे या छठे भाव में हो तो व्यक्ति सिंह के समान पराक्रमी, सर्व संपत्ति युक्त, मानी और मतिमान सुखी होता है। द्विभार्यों के बारे में भी बताता हूँ। द्विभार्यों बोलते हैं जिसकी 2 बीवियाँ होती हैं। तो जब ये पढ़ा तो पहले शुरू में लगा सबको बोल देते हैं जिसका लग्न छठे में तुम्हारी 2 शादी होगी, जैसा हम नॉर्मली कर देते हैं। फिर वही देशकाल पात्र की बात है भाई, जब ये लिखे गए थे तो रईसों के लाला हो गए, राजा हो गए, उनकी 2-2, 3-3 वाइफ्स होती थी। तो रिसोर्सफुल होने का एक इंडिकेशन था कि इसकी मोर देन 1 लाइफ पार्टनर रहेंगे। तो गरीब आता है उसका तो एक भी नहीं होती है। जो अमीर होते थे उनकी 2-2, 3-3 होती थी। तो ये द्विभार्यों का अर्थ वहां पर लगता है, अपार्ट फ्रॉम इट आज के समय में नहीं। तो ये तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, लग्नेश छठे भाव में हो तो बहुत अच्छी बात है। वहां दशम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे तो अमला योग आप लोगों ने बनाया। तो इसका मतलब है कुछ भाव इंपॉर्टेंट है। और इसका एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं जल्दी से, क्योंकि टाइम का लिमिट मेरे साथ भी होगा थोड़ा सा, तो मैं जल्दी कहता हूँ। यदि नवमेश द्वितीय भाव में हो, उसके बारे में शास्त्र ये बोलता है, भाग्येशे सहजे वित्ते सदा भाग्य अनुचिंतक धनवान गुणवान कामी पंडितो जनवल्लभ। पंडित बोलते हैं ज्ञानी को, जनवल्लभ लोगों का प्रिय, वगैरह वगैरह। इसकी हिंदी नीचे है, वो आप बाद में पढ़ भी लेंगे, अभी तो दिख ही रहा है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, यानी अगर नवमेश दूसरे भाव में जाएगा तो अपने से कहां जाएगा? अपने से छठे जाएगा, राइट। अपने से छठे जाने पर, लग्नेश के छठे जाने पे हमने लग्नेश की वृद्धि कर दी, और यहां पर नवमेश के द्वितीय भाव में होने पर हमने भाग्य अनुचिंतका कह के भाग्य की वृद्धि कर दी। इसका मतलब है अगेन 6th में जाना कुछ खास दिखाता है। अब ये कहाँ मिला हमें? एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं जल्दी से। एक बच्चा है जिसके 100% मार्क्स आते हैं, फुल ऑन फुल, और एक दूसरा बच्चा है जिसके 75% मार्क्स आते हैं। तो क्या 75% वाला जो बच्चा है वो कम ज्ञानी या अमूर्ख हो गया?
जहाँ तक मेरी समझ है, मैं तो 70-80 वाला ही रहा हूँ, तो मुझे तो, मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो भाई नहीं, इंटेलिजेंट होते हैं वो, हर चीज़ में होते हैं, तो इसलिए इतने ले आते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक बच्चे का ये दिखाया, दूसरे का ये दिखाया, और क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अब शास्त्र की बात करें, BPHS बृहद पराशर होरा शास्त्र कहता है कि आप मंगल की और मंगल की जो चौथी और आठवीं दृष्टि लेते हैं वो आपको सभी ग्रह की लेनी चाहिए, और बाकी सब ग्रह की वो दृष्टि 75% काम करती है, 100% नहीं करती। ठीक है, 75 इज नॉट अ बैड स्कोर एट ऑल, मतलब हम कहें कि नहीं नंबर नहीं आए, वो थोड़ा ना कह सकते, 75 तो बहुत बड़ा नंबर है। और हम तो फलित में एटलीस्ट, अगेन मैं अपने लिए बात कह सकता हूँ कि हम तो यूज़ ही नहीं कर रहे थे, हम तो कहते वो उस घर को ही नहीं देख रहा है, वो तो उसे छठे चला गया है, तो ये तो खराब हो गया है, और शास्त्र तो उल्टा कह रहा है। और ये हम जो षडबल निकालते हैं, षडबल में भी आप कभी देखिएगा जब दो ग्रह 6-8 बैठे होंगे, तो जो छठा बैठा होता है उसकी दृष्टि ली जाती है, और वो भी 45 आउट ऑफ 60 45 स्कोर होता है, विच इज़ अगेन मोर देन 70, अराउंड 75%। इसका मतलब क्या है कि ये दृष्टि हमें लेनी चाहिए। एक एग्जाम्पल चार्ट से समझते। इस एग्जाम्पल चार्ट में धनु लगन है, लग्नाधिपति छठे में बैठा है। सामान्य परिस्थिति में हम ये कहेंगे कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहेगा, उतार चढ़ाव रहेंगे, छठे गया है, शत्रु राशि का है, वगैरह वगैरह, और जो कि सही है। किसी का परेशान होकर स्ट्रगल करके अचीव करना भी पॉसिबल है। हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन आप कुछ अटेन कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? छठे जाना मतलब ये नहीं कह रहे कि सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, प्रॉब्लम अभी भी है, संघर्ष अभी भी है, लेकिन उन संघर्षों के बाद प्रतिफल आपको अच्छा मिल सकता है, जो और भावों में इतना नहीं बताया गया। ऐसे ही चंद्र सूर्य बुध की युति से गुरु छठे बैठा है। चंद्र सूर्य बुध जहां बैठे हैं वहां से गिनूं तो शनि छठे बैठा है। हम तब भी कहेंगे शनि उसको नहीं दिख रहा, पर यहां पर भी वो कहेंगे शनि की तीनों पे दृष्टि है, 75% एस्पेक्ट है। अब अगर ये एस्पेक्ट है तो इसका करें क्या, फलित में कहाँ यूज़ करें? पहली दृष्टियों से तो फलित होता नहीं हमसे, अब D1 चार्ट पे लगाते हो वहाँ गलती कर देते हैं। अब उसके बाद ये 3-4 और दृष्टि ले ली तो जो अब बचा कुछ आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है उस पर थोड़ी बात करते हैं। ये एक टेबल है, वैसे मैं बता चुका हूँ कि जो ग्रह वहाँ से बैठा होता है। जैसे आप शनि पर ध्यान दीजिएगा, शनि सूर्य से छठे भाव में था। अगर आप देखें तो सूर्य से शनि को देखेंगे तो यहाँ पर एस्पेक्ट 3/4 लिखी हुई है, मतलब आ रही है दृष्टि। ऐसे ही चंद्रमा से देखिए, ऐसे ही बुध से देखिए, ठीक है पूरे बटा पूरे नहीं है, लेकिन 75% एस्पेक्ट यहाँ पर ले रहे हैं। अब इसका मुद्दे की बात पर आते हैं। इतना पढ़कर हम करें क्या, मतलब इसको दृष्टियों को इस्तेमाल कैसे करें? सबसे पहले तो किसी भी भाव का स्वामी अपने से छठे जाए तो ये नहीं कहना है कि उस भाव के फल नहीं मिलेंगे, बल्कि ये कहना है उस भाव के फल थोड़े संघर्षों के बाद मिलेंगे, पर मिलेंगे। कल ही एक पत्रिका आई, मेष लगन की लड़की, कन्या में उसका मंगल बैठा था, वक्री था, एक केतु के साथ था, तो वो बोली सर मैं CA फाइनल कर रही हूँ और 2 बार से क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, करते रहो, लग्नेश वक्री है, छठे में, छोड़ो मत। और मैंने कहा पहले क्या हुआ था? कह रही हाँ पहले प्रीलिम्स में भी ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, जो भी था वो उसने अपना बताया। मैंने कंटिन्यू करो, क्योंकि आपको वहीं से आपका फ़ायदा है, क्योंकि वह मंगल की तो पूरी दृष्टि आती है, तो उसे हमें लेना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद जिस भाव का स्वामी अपने से दशम भाव में हो, ये फलित का इस्तेमाल करना बता रहा हूँ मैं। चौथी दृष्टि ग्रह की कब आएगी आपके ऊपर? जब वो आपसे 10वें बैठा होगा, जो आपने अभी अमला योग का जिक्र किया था। अमला योग में जो भी ग्रह होगा वो अपनी चौथी दृष्टि से 75% उस भाव को देखेगा। अगर देखेगा तो क्या लिखा है? अपने से दशम भाव में हो, उस भाव की प्राप्ति अपने कर्मों और दृढ़ निश्चय से करता है। लगे रहो, मिलेगा जरूर, छोड़ना नहीं है। भाग्य नहीं है ये, लेकिन कर्म तो है, एफर्ट तो करने पड़ेंगे। ये एफर्ट को इंडिकेट करता है। इसके बाद जिस भाव का स्वामी अपने से छठे हो, ये मैंने आपको बताया, बली होकर विराजित हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा था, जिस भाव का स्वामी अपने से छठे हो उस भाव का फल संघर्ष के बाद मिलेगा। वो तब मिलेगा जब थोड़ा जान तो हो, मतलब उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, वक्री हो, कुछ थोड़ा अच्छा हो, तो इस बात को कह सकते हैं। आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी 2 ग्रह अगर आपके 4-10 बैठे हैं, कोई भी 2 ग्रह 4-10 बैठे, तो जो 10वें घर में बैठा है वो उसके हाथ में कंट्रोल है या वो सहायक है उस ग्रह का फल देने में। एग्जाम्पल के लिए अगर लग्नेश बली बैठा है और उससे 10वें घर में कोई ग्रह है, मान लेते हैं बुध है, तो हम कहेंगे बुद्धि और विवेक से आपका काम बनेगा, आपके सम्मान की प्राप्ति बुध से होगी, क्योंकि बुध उच्च बली लग्नेश से 10वें घर में है, यानी चौथी दृष्टि से देख रहा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ?
और इसी तरह अगर ग्रह कमज़ोर है तो फल बदल जाएगा। अब ये एक चार्ट है, इसमें आप मुझे बताइए कि शनि इसमें योग कारक है, डाउट तो नहीं। वृषभ लगन, शनि योग कारक, शनि लग्न में बैठा है। भाग्याधिपति का लग्न में बैठना नॉर्मली अच्छा मानते हैं। अब अगर इस शनि के शुभ फल मुझे चाहिए या भाग्येश के लग्न में बैठने के शुभ फल चाहिए तो मुझे देखना होगा इस शनि से छठे और 10वें कौन है। कोई है छठे या 10वें शनि से? सूर्य 10वें घर में। तो अब मुझे क्या कहना होगा? मुझे कहना होगा पिता, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। दूसरा, इस कुंडली में माँ का कारक है, माँ का स्वामी है, चतुर्थ भाव का अधिपति है। इस आधार पर माता और पिता की दी गई राय के बाद ही तेरी भाग्योन्नति होगी। वो जो कहे आंख बंद करके कर ले, तुझे फायदा होगा। आप जबकि ये दोनों ग्रह आपस में मित्र नहीं हैं, स्टिल अगर वो आपसे 10th बैठा है तो वो बाउंड है कि आपके रिजल्ट देने पड़ेंगे। तो जो ग्रह आपके बली या शुभ ग्रह से 10वें बैठ जाए वो सपोर्ट करेगा आपको वो रिजल्ट देने में। इसी तरह ग्रह से छठे भाव में स्थित ग्रह ग्रह की फल प्राप्ति में सहायक होता है, वो वही चीज हो गई, बस अब यहां भाव की जगह ग्रह बन गए। इस कुंडली पर आते हैं। इस कुंडली में देखिए क्या कोई अच्छा योग है? वृश्चिक लगन, लगन में गुरु चंद्रमा, दूसरे भाव में बुध शनि सूर्य, मंगल छठे में। कोई अच्छा योग अगर है तो कौन सा? गज केसरी योग है। अभी मैडम ने बुधादित्य योग की बात की थी, धनु लगन की बात की थी, नवमेश दशमेश की युति। वृश्चिक लगन एक ऐसा लग्न है जहां पर गुरु और चंद्रमा दोनों त्रिकोणाधिपति बन जाते हैं, और अगर वो लग्न में बैठ जाएं तो ये अपने आप में गज केसरी योग को और एक एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती है कि भाई हमारे तो दोनों त्रिकोणाधिपति हैं, तो वो भी एक एडवांटेज है। अब इस योग के फल को अगर मुझे देखना होगा तो इससे छठे 10वें मुझे जाना होगा। बताइए कोई है इससे छठे 10वें? मंगल। कौन मंगल? षष्ठेश, लग्नेश, और थोड़ा मंगल के कारकत्व भी बता दो, क्या क्या कारक होते हैं मंगल के? भूमि, पराक्रम, एग्रेशन, एनर्जी लेवल, बोल्डनेस, और वो भी लग्नेश होके। तो हम कहेंगे बेटा जो करेगा तुझे खुद की मेहनत से मिलेगा, कोई करने वाला नहीं है, तूने खुद ने अपने आप को तैयार करना है। और छठे का स्वामी है तो तुझे एफर्ट, कंपटीशन से ही तू आगे जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो उससे छठे जाकर बैठा है। अब अगर मैं इस आधार पर इस चार्ट को देखूं कि और मंगल से 10वें कौन है? शुक्र। अब आपने कहा तुझे अपने एफर्ट से गज केसरी योग का फल मिलेगा। अब हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया कि अगर मंगल को भी कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो शुक्र कर रहा है। शुक्र कौन? पार्टनर, लाइफ पार्टनर, राइट। तो हम कहेंगे आपके जीवन में जीवन संगिनी का आना या जीवन साथी का आना आपके गज केसरी योग में हेल्प करेगा, जबकि शुक्र उसको देख नहीं रहा है। लेकिन शुक्र गुरु चंद्रमा से छठे बैठे मंगल से 10वें जाके गया है। तो छठे जाने पर मंगल के पास चाबी आई, उससे 10वें जाने पर शुक्र के पास चाबी आई। तो हम कहेंगे लाइफ पार्टनर के आने के बाद तुम्हें फायदा होगा। ये चार्ट जिनका है कपिल देव का चार्ट है। तो पहले तो ये कि आपने कहा कंपटीशन, आपने कहा एग्रेशन, एनर्जी लेवल, लग्नेश, खुद की मेहनत। अब प्लेयर जैसा व्यक्ति तो खुद की मेहनत से ही बनता है, राइट। अगर उसकी मेहनत से बनता है तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर ये योग ऐसे हमें देखना चाहिए। दूसरा, अब शुक्र की बात करें तो 1978 में इनकी लाइफ में इनके लाइफ पार्टनर आए थे, और 79 के बाद से इनका करियर ग्राफ अलग लेवल पर गया था। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो शुक्र जो सप्तमाधिपति है उसकी ये पोजीशन यहाँ पर हेल्प करेगी नेटिव को योग का फल लेने में। अब आगे बढ़ते, बड़ा आसान सी बात है, समझ में सीधा सीधी आ जाएगी। जिस राजयोग से दशम भाव में कोई ग्रह हो तो उस ग्रह के कारकत्व के द्वारा ही राजयोग की प्राप्ति होगी। कोई अच्छा योग बन गया, 9 10 लॉर्ड बन गए, 5 9 4th 5th लॉर्ड साथ में बैठ गए, तो आप उसे 10वें घर पे ज़रूर देखिए। वो ग्रह जिस भाव का कारक है उससे हमें एडवांटेज रहेगी। अगेन इस चार्ट में देखिए नवमेश दशमेश की युति है। मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा क्योंकि इसको पेसअप कर रहा है। नवमेश दशमेश की युति है, 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड, शुक्र और बुध साथ में है, लग्नेश भी साथ में है, लाभेश भी साथ में है। तो योग तो बड़ा अच्छा बना, ऑल्दो छठे में बना। अब इस योग को अगर मुझे फलीभूत करना है तो कहाँ जाऊं, किन किन भावों पे ध्यान दूं? षष्ठ और दशम। अगर मैं षष्ठ पर जाता हूं तो मुझे मंगल मिलता है, और अगर मैं दशम पर जाता हूं तो मुझे गुरु मिलता है। सही बोल रहा हूं? गुरु और मंगल। अगर मैं गुरु और मंगल दोनों को किसी एक भाव से देखूं तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, मंगल छोटे भाई का स्वामी है और बृहस्पति छोटे भाव के भाई के भाव में बैठा है। सही बोल रहा हूं मैं? इसको उल्टा करते हैं,
मंगल बड़े भाई के भाव में बैठा है और गुरु बड़े भाई का कारक है। दोनों चीजें लगती हैं। हम कहेंगे आपकी जिंदगी में आपके सहोदर, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी सक्सेस या उस राजयोग को देने में रोल प्ले करेगी। इस जातक के केस में क्या हुआ था कि जातक को उसके भाई ने अपनी कंपनी में ऐड ऑन किया और उसके बाद उसकी कंपनी बढ़ गई। भाई का इतना कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन उस भाई के द्वारा इस व्यक्ति का भाग्य उन्नति हो गई। तो यहाँ पर हमें उस योग से छठे और 10वें देखना होता है। अब इतना ही अच्छा है तो ये वैसे इससे पीछे वाला चार्ट किशोर कुमार का था, मैं डिटेल में बताता, पर उसको हम बाद में करेंगे, जरा अभी इसको पढ़ेंगे। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें करें, थोड़ी बुरी बात भी करते हैं। अगर कुंडली में कोई बहुत बुरा योग है, बहुत बुरा योग है, तो ये ध्यान दो कि उससे 10वें छठे कौन बैठा है, क्योंकि उसको भी एक्टिवेट वही करेंगे। हम जब अच्छी बात करें तो बुरा भी तो होता है, बुरे घर के स्वामी भी कहीं इकट्ठे बैठ सकते हैं। उससे छठे 10वें जो बैठे उनकी राय नहीं मानिए, उनकी राय नहीं मानिए, वो जो सजेशन दे रहे हैं कोशिश कीजिए बचिए, तो फ़ायदा रहेगा। इस चार्ट में मेरी थोड़ी हेल्प करिएगा। और ये लास्ट चार्ट है, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। तो ये कुंडली है 6 फरवरी 1952 की। मुझे बताइए इस कुंडली में कोई बुरा योग दिख रहा है, और अगर हाँ तो कौन सा? ठीक है, आवाज आ रही है। छठे और 8वें का स्वामी सूर्य बुध लगन में युति करके बैठे हैं। नॉर्मली वी कॉल्ड इट बुध आदित्य योगा, बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये दोनों की लॉर्डशिप अच्छे भाव की नहीं है। अब अगर वो भाव की नहीं है तो अब इस योग का फलीभूत होने के चांसेस, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से रास्ता निकलेगा, तो हम छठे और 10वें जाएंगे। कोई है छठे 10वें इस योग से? मंगल है। मंगल इस कुंडली में किन भावों का अधिपति है? चौथे का, 11वें का, दशम भाव में बैठा हुआ है। तो सलाह ये होगी कि माँ के द्वारा, माता के द्वारा दी गई राय, बड़े भाई के द्वारा दी गई राय, ऑल्दो वो अपनी तरफ से सही कह रही होंगी, लेकिन आपके ऊपर फलीभूत नहीं होगी। आपका ये षष्ठे षष्टमेश के योग में इनका रोल जरूर आएगा। तो इस आधार पर चौथी और 8वीं दृष्टि, हम इसको टेक्निकल लेवल से सिंपल भाषा में बोले, चौथी 8वें भाव में जो आपसे 10वें और छठे भाव में आपसे जो बैठा है, वो ग्रह आपके उस योग के ऊपर पूरा असर डालता है। और अगेन ये मेरा वाक्य नहीं है, ये BPHS में लिखा है, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में, कि आपको ये दृष्टियाँ लेनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर एक पाद, द्विपाद और त्रिपाद दृष्टि जो हम कहते हैं, उस दृष्टियों का भली भांति परिचय नितिन कश्यप सर ने यहाँ पे हम सभी को दिया है। इनके बाद में मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। सर, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। कश्यप जी के बारे में मैं बोल रहा हूं, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मैं समुंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, मैं समुंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, एक कतरा भी समुंदर है अगर आप दे दो। तो ऐसे अतिथि विशेष, ऐसे श्रेष्ठ ज्योतिर्विद इस अधिवेशन में हमने यहाँ पे पाए हैं।